वेलकम टू पीसीएम ऑल सॉल्यूशन। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रसायन विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो ये प्रतिवर्ष बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं जो प्रश्न हैं। तो हम एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और रासायनिक अभिक्रिया को भी हम यहाँ पे देखेंगे जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्लास 12th के लिए। तो यहाँ से हम देखेंगे पहला प्रश्न यहाँ पे, एल्कोहलों के क्वथनांक कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ने पर बढ़ते हैं, लेकिन एल्कोहल के शाखन में बढ़ने पर कम क्यों हो जाते हैं। बोला कि यहाँ पे जो एल्कोहल का क्वथनांक बढ़ेगा तो कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ने पर क्या बढ़ता है, क्वथनांक बढ़ता है, लेकिन यदि शाखा होगा तो उसमें क्वथनांक क्यों कम हो जाते हैं, ये प्रश्न है। तो प्रश्न का हम उत्तर देखेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे एल्कोहलों के क्वथनांक कार्बन परमाणुओं की संख्या में वृद्धि के साथ वांडर वाल्स बलों के जो बलों में वृद्धि होने के कारण बढ़ते हैं। एल्कोहलों में शाखन बढ़ने के साथ साथ पृष्ठ क्षेत्रफल घटने लगता है। यानी हम देखेंगे यहाँ पे क्या होता है, पृष्ठ क्षेत्रफल से वांडर वाल्स बलों में कमी आने से क्वथनांक कम हो जाते हैं। यानी यहाँ पे देखेंगे वांडर वाल्स में बलों में वृद्धि होगा तो हमारा क्वथनांक बढ़ेगा, लेकिन जब यहाँ पे पृष्ठ क्षेत्रफल घटने लगते हैं तो वांडर वाल्स बलों में कमी आने लगती है, तो इसलिए क्या होता है, क्वथनांक कम होते हैं। ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सेकेंड नंबर हम क्वेश्चन देखेंगे, एथिल एल्कोहल का क्वथनांक डाई एथिल ईथर से अधिक क्यों होता है, समझाइए। बोला है कि एथिल एल्कोहल C2H5OH और जो क्वथनांक होता है डाई एथिल ईथर C2H5O C2H5 से अधिक क्यों होता है, समझाइए। कारण बताइए कि मेथॉक्सीमेथेन की तुलना में एथेनॉल का क्वथनांक उच्च क्यों होता है। ये दो प्रश्न हैं और दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। तो ये चैप्टर एल्कोहल से है, एल्कोहल चैप्टर से है जो प्रश्न है। इसमें देखेंगे एथिल एल्कोहल के अणुओं के मध्य प्रबल हाइड्रोजन आबंध उपस्थित होने के कारण ये परस्पर संयोग करके विशाल अणु बना लेते हैं। अतः अणुओं को एक दूसरे से पृथक करने के लिए अतिरिक्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है, जिसके कारण इसका क्वथनांक बढ़ जाता है, जबकि डाई एथिल ईथर में अणुओं के मध्य हाइड्रोजन आबंध उपस्थित नहीं होता है। अतः इनके अणुओं को पृथक करने के लिए अतिरिक्त ऊष्मा की आवश्यकता नहीं होती है, जिसके कारण इसका क्वथनांक अपेक्षाकृत कम होता है। अब इसमें से हम सिंपल तरीके से यहाँ से समझेंगे कि एथिल एल्कोहल में क्या होता है, हाइड्रोजन आबंध होता है और इसको तोड़ने के लिए क्या होता है, अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होती है। लेकिन हम देखते हैं कि डाई एथिल ईथर में जो अणुओं के मध्य हाइड्रोजन आबंध होते हैं वो क्या होता है, यहाँ पे कम होते हैं, यानी नहीं होते हैं। इसके बराबर हम देख सकते हैं नहीं के बराबर होता है। इनको हम अलग करने के लिए अतिरिक्त ऊष्मा की आवश्यकता नहीं होती, यानी ज़्यादा ऊष्मा की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसलिए क्या होता है कि डाई एथिल ईथर क्या होता है कि इसका यहाँ पे क्वथनांक कम होता है और एथिल एल्कोहल का क्वथनांक अधिक होता है। इसे यही कंपेयर करना होता है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप सिंपल सा लिख सकते हैं कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता है। और फिर देख सकते हैं, इसको कह सकते हैं, इसको तोड़ने के लिए, हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमको अतिरिक्त ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन डाई एथिल ईथर में ऐसा कोई बात नहीं है। तो ये हमारा सेकेंड नंबर क्वेश्चन रहा। अब अगला नंबर देखेंगे, यहाँ पे थर्ड नंबर देखेंगे, फिनॉल साइक्लोहेक्सेनॉल की तुलना में अधिक अम्लीय है, कारण स्पष्ट कीजिए। यहाँ पे देखेंगे ये हमारा फिनॉल है और साइक्लोहेक्सेनॉल की तुलना में अधिक अम्लीय है। ये फिनॉल साइक्लोहेक्सेनॉल की तुलना में अधिक अम्लीय है, कारण स्पष्ट कीजिए। हमको कारण बताना है। कारण हम देखेंगे फिनॉल के अम्लीय लवण का यहाँ पे हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, फिनॉल साइक्लोहेक्सेनॉल की तुलना में अधिक अम्लीय है, कारण स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोला है कि जो फिनॉल है साइक्लोहेक्सेनॉल की तुलना में अधिक अम्लीय है, कारण स्पष्ट कीजिए। ये अधिक अम्लीय है किससे, साइक्लोहेक्सेनॉल से। तो यहाँ पे देखेंगे फिनॉल के अम्लीय लक्षण का मुख्य कारण फिनॉक्साइड आयन का अनुनाद स्थायित्व है, जबकि साइक्लोहेक्सेनॉल में अनुनाद संभव नहीं है। साइक्लोहेक्सेनॉल से प्रोटॉन निकलने के पश्चात शेष एल्कोक्साइड आयन बहुत कम स्थायी होता है।
अतः इसकी प्रोटॉन देने की प्रवृत्ति फिनाल की अपेक्षा कम होती है। फिनाल साइक्लोहेक्सेनॉल की तुलना में अधिक अम्लीय होता है। सिंपल तरीके से हम इसमें कह सकते हैं कि जो फिनाल है और इसके जो लक्षण है, मुख्य कारण क्या आता है, फिनॉक्साइड। और फिनॉक्साइड में हमारा क्या पाया जाता है, अनुनाद पाया जाता है। अनुनाद की वजह से क्या होता है, ये स्टेबिलिटी अधिक होती है, स्थायित्व होता है। जबकि साइक्लोहेक्सेन में अनुनाद संभव नहीं है। साइक्लोहेक्सेनॉल से प्रोटॉन यदि निकलने के पश्चात क्या होता है, एल्कोक्साइड आयन बहुत कम स्थायी होता है। एल्कोक्साइड आयन बनेगा तो वो क्या होगा, बहुत कम स्थायी होगा। इनकी प्रोटॉन देने की प्रवृत्ति फिनाल की अपेक्षा बहुत कम होती है। जो प्रोटॉन फिनाल देता है उससे क्या होता है, ये कम होता है। फिनाल साइक्लोहेक्सेनॉल की तुलना में अधिक अम्लीय होता है। तो ये रहा इसका कंपेयर, जो काफी इंपॉर्टेंट कंपेयर है। अब यहाँ पे देखेंगे अगला प्रश्न, फ्रेयॉन क्या है, इसका एक उपयोग लिखिए अथवा फ्रेयॉन का सूत्र और उपयोग लिखिए। दो प्रश्न है, अथवा करके भी दिया है और इसका देख सकते हैं आंसर। मेथेन और एथेन के क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्नों को फ्रेयॉन कहते हैं। तो ये हल्का सा डिफिनीशन रहा यहाँ पे, यानी मेथेन और एथेन के क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्नों को क्या कहते हैं, फ्रेयॉन कहते हैं। इसे CF2Cl2 डाइफ्लोरोमेथेन इसको कहते हैं। ये फॉर्मूला पहला रहा फ्रेयॉन का। यहाँ पे देखेंगे फ्रेयॉन का सूत्र और उपयोग लिखिए। तो यहाँ पे ये पहला सूत्र रहा, CHF2Cl मोनोक्लोरो डाइक्लोरो मेथेन। तो डाइक्लोरो यहाँ पे 2 रहेगा, तो डाइक्लोरो क्या हो जाएगा, मेथेन। ये 2 रहे। फ्रेयॉन 12 का उपयोग, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे इसका उपयोग देखेंगे 12 का। फ्रेयॉन 12 का उपयोग रेफ्रिजरेटर, वातानुकूलन कुलक AC जिसे हम बोल सकते हैं के एक प्रशीतक के रूप में तथा एरोसोल व प्रणोदक में किया जाता है। तो यहाँ से इसका उपयोग रहा। अब यहाँ पे हम प्रश्न देखेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मार्कोनिकॉफ नियम को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। मार्कोनिकॉफ नियम, इसका परिभाषा देखेंगे। इस नियम के अनुसार किसी असममित अनसिमेट्रिकल यानी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्कीन पर HX का योग इस प्रकार होता है कि योगज HX का ऋण सिरा, जो X का क्या होता है, ऋण सिरा, एल्कीन के उस द्विआबंधित मतलब डबल बॉन्ड कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम होती है। जो हैलाइड आयन है वो कहाँ पे जुड़ता है, जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कम होती है, और जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा हो वहाँ पे हाइड्रोजन को जोड़ेंगे। यदि हाइड्रोजन परमाणु की संख्या समान हो तो उस द्विआबंधित कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिस पर मेथिल समूहों की संख्या अधिक हो। यानी इसके कहने का मतलब है कि दोनों तरफ क्या हो, कार्बन की या हाइड्रोजन की संख्या समान हो तो हम वहाँ पे जोड़ते हैं जहाँ पे मेथिल समूहों की संख्या क्या हो, अधिक हो। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये मेथिल समूह की संख्या अधिक होगी तो वहाँ पे हम हाइड्रोजन को जोड़ेंगे मार्कोनिकॉफ रूल में। जब जोड़ेंगे जब वहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या दोनों साइड समान हो। उदाहरण दे सकते हैं। अब देखेंगे यहाँ पे RCH डबल बॉन्ड CH2, अब HX कराना है तो सिंपल तरीके से देख सकते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है, अधिक है। तो हम कह सकते हैं कि इस बॉन्ड को जैसे ही ब्रेक करेंगे तो जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा है वहाँ पे हाइड्रोजन को जोड़ेंगे, जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कम हो आप X को जोड़ेंगे। यानी हम सिंपल तरीके से ये भी कह सकते हैं X माइनस को वहाँ पे जोड़ेंगे जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कम हो। तो यहाँ पे देखेंगे तो 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्या होगा, सेकेंड कार्बन पे देखेंगे तो यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है, यानी हाइड्रोजन की संख्या कम हो तो वहाँ पे X को जोड़े हैं, और जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा वहाँ पे H को जोड़े हैं। तो ये इसका रिएक्शन का जो रहा तरीका। अगला प्रश्न देखेंगे, फिनाल के महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों का उल्लेख कीजिए। पहला नंबर देखेंगे, फिनाप्थैलीन बीस फिनाल तथा एजोरंजक के निर्माण में। दूसरा नंबर, बैकेलाइट बहुलक के निर्माण में। तीसरा नंबर हमारा है विस्फोटक पदार्थ जैसे पिक्रिक अम्ल के निर्माण में। और चौथे नंबर देखेंगे सैलिसिलिक अम्ल, एस्प्रिन आदि औषधियों के निर्माण में। फिर देखेंगे पूर्ति रोधी तथा कीटाणुनाशक के रूप में। तो ये रहा यहाँ से 5
इसके जो महत्वपूर्ण अनुप्रयोग हैं यहाँ पे फिनाल के। यहाँ पे हम प्रश्न देखेंगे, ये इसका हमको आईपीएससी नेम लिखना है, जो बोर्ड एग्जाम में पूछता है आईपीएससी नेम। निम्नलिखित यौगिकों के आईपीएससी नाम लिखिए, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। सबसे पहले हम देखेंगे पहला क्वेश्चन। इसमें देखेंगे सबसे पहले क्रियात्मक समूह क्या है, तो यहाँ पे हमारा क्या है, ईथर। ईथर में हम क्या लगाते हैं, ऑक्सी लगाते हैं, जैसे हुआ मेथॉक्सी, एथॉक्सी, प्रोपॉक्सी, ब्यूटॉक्सी। अब इसमें नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग में हमको देखना है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन भी चाहिए, तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। सबसे पहले यहाँ पे नेम लिखेंगे, तो 1 2 2 पे हमारा क्या है, CH3CH2 यानी एथिल है, तो इसमें ऑक्सी जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 2 एथॉक्सी, 2 एथॉक्सी ब्यूटेन, 2 एथॉक्सी ब्यूटेन। ये हमारा यहाँ से इसका आईपीएससी नेम हो गया। सेकेंड नंबर हम क्वेश्चन का देखेंगे। अब इसमें देखेंगे तो हमारा क्रियात्मक समूह क्या है, तो क्रियात्मक समूह देखेंगे OH है, तो हम नंबरिंग वहाँ से करते हैं जहाँ से हमारा फंक्शनल ग्रुप पास में हो। तो यहाँ से सिंपल तरीके से यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5। अब इसमें हम लिखते हैं सबसे पहले पूर्व लग्न। तो पूर्व लग्न में देखेंगे तो दूसरे नंबर पर हमारा क्या क्लोरो है और चौथे नंबर पर हमारा मेथिल है। इन दोनों में अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखेंगे तो ये हमारा C से चालू होता है, ये हमारा M से चालू होता है, मिथाइल, ये क्लोरो। तो सबसे पहले हम क्लोरो को लिखेंगे, तो लिखेंगे 2 क्लोरो, यहाँ पे 2 क्लोरो। अब देखेंगे 4 नंबर पे हमारा मेथिल है, तो 4 मेथिल, 2 क्लोरो 4 मेथिल, पेंटेन 1 ऑल, पेंटेन 1 ऑल। तो ये हो गया 2 क्लोरो 4 मेथिल, पेंटेन 1 ऑल, ये आईपीएससी नेम हो गया। थर्ड नंबर हम देखेंगे, तो इसमें देखेंगे तो हमारा फंक्शनल ग्रुप क्या है, यहाँ से स्टार्ट है OH। तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे, देखते हैं, तो 1 2 3 4 5। सबसे पहले इसमें पूर्व लग्न लिखेंगे। पूर्व लग्न हमारा क्या है, 4 नंबर पे मेथिल है, तो लिखेंगे 4 मेथिल। अब देखेंगे दूसरे और तीसरे नंबर पे हमारा क्या है, OH है, तो लिखेंगे 2, 3 क्या हो जाएगा, कितने कार्बन, 5, तो पेंटेन, पेंटेन डाई, डाई ऑल। यहाँ से या तो हम इस तरह से लिख सकते हैं 4 मेथिल पेंटेन 2 3 डाई ऑल। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख लगा के 2 3 डाई ऑल, ये यहाँ से हम लिख सकते हैं 4 मेथिल पेंटेन 2 3 डाई ऑल। 4 नंबर हम देखेंगे यहाँ पे, तो 4 नंबर में हम सिंपल तरीके से यहीं से करेंगे 1 2 3 4, और यहाँ पे नेम लिखेंगे। तो इसमें देखेंगे CH3 दूसरे नंबर पे और तीसरे नंबर पे, अब क्लोरीन हमारा दूसरे नंबर पे। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देखेंगे तो हमारा Cl पहले आता है, तो लिखेंगे 2 क्लोरो, यहाँ पे लिखेंगे 2 क्लोरो, ये हो गया। अब हम देखेंगे 2, 3 यहाँ पे डाईमेथिल, डाईमेथिल 2, 3 डाईमेथिल, ब्यूटेन, ब्यूटेन 1 ऑल, ब्यूटेन 1 ऑल। टू क्लोरो 2, 3 डाईमेथिल, ब्यूटेन 1 ऑल। तो ये रहा हमारा यहाँ से आईपीएससी नेम, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से देखेंगे कैसे प्राप्त करोगे, केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। फिर हम पहला नंबर देखेंगे यहाँ पे, बेंजिल एल्कोहल से फेनिल एथेनोइक अम्ल, बेंजिल एल्कोहल से फेनिल एथेनोइक अम्ल। सबसे पहले हम बेंजिल एल्कोहल का यहाँ से स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे, ये सिंपल तरीके से। तो ये रहा बेंजिल एल्कोहल का, आपको स्ट्रक्चर यहाँ से पता होना चाहिए, CH2OH।
ये यदि हम PCl5 से साथ कराएं, यहाँ पे लिखेंगे PCl5 के साथ, तो यहाँ पे हमारा बाहर क्या निकल जाएगा, POCl3 और HCl भी बाहर हमारा निकल जाएगा। तो यहाँ पर बन जाएगा हमारा, यहाँ पे ये हमारा स्ट्रक्चर ड्रॉ हो जाएगा। यहाँ पे CH2Cl, CH2Cl, फिर हम देखेंगे यहाँ पे करेंगे KCN के साथ, तो या जलीय एथेनॉल, जलीय एथेनॉल, तो यहाँ से हमारा KCl बाहर हो जाएगा, KCl बाहर होगा, और KCl बाहर होगा तो हमारा यहाँ पे बनेगा CH2CN, फिर CH2CN को हम क्या कराएंगे, जल अपघटन, यहाँ पे लिखेंगे जल अपघटन। तो जैसे जल अपघटन कराएंगे तो H प्लस H2O के प्रेजेंस में, तो यहाँ से हमारा बन जाएगा ये 2 फेनिल, यहाँ पे हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 2 फेनिल एथेनोइक अम्ल, 2 फेनिल एथेनोइक अम्ल, 2 फेनिल एथेनोइक अम्ल। यहाँ से अब यहाँ से देखेंगे मेथिल एल्कोहल से एथिल एल्कोहल, यहाँ से हमको बनाना है, तो आपको मेथिल एल्कोहल का फार्मूला पता होना चाहिए। तो मेथिल एल्कोहल का फार्मूला होता है CH3OH। फिर उसके बाद हम क्या काम कराएंगे कि यहाँ से PCl3 से रिएक्शन कराएंगे, यानी हम क्लोरीन को जोड़ेंगे। जैसे क्लोरीन को जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, H3PO3 हमारा बाहर हो जाएगा, तो यहाँ पे जोड़ेगा CH3Cl, ये हमारा क्या बनेगा, मेथिल क्लोराइड। मेथिल क्लोराइड को सिंपल तरीके से हम कराएंगे KCN के साथ। आपको कार्बन की संख्या बढ़ाना है हमको ना, यहाँ पे एक कार्बन है, CN जुड़ेगा तो 2 कार्बन हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा बाहर क्या हो जाएगा, KCl और CH3CN। हल्का हल्का ध्यान आपको देना पड़ेगा कि हमको कार्बन की संख्या बढ़ाना है। मेथिल में 1 कार्बन होता है, एथिल में 2 कार्बन, तो हमने 1 कार्बन और बढ़ गया यहाँ पे। अब हम क्या काम कराएंगे, यहाँ से सिंपल तरीके से यहाँ पे 4H Na C2H5OH के साथ कराएंगे। जैसे C2H5OH के साथ कराएंगे तो ये अपचयन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपचयन, यहाँ पे लिख सकते हैं अपचयन। तो यहाँ पे बन जाएगा CH3 CH2 NH2, यानी प्राइमरी एमीन आपका प्राप्त हो जाएगा। यहाँ से प्राइमरी एमीन प्राप्त हो गया। प्राइमरी एमीन को हम सिंपल तरीके से यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इसको करा सकते हैं, एक स्टेप और लगेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे HNO2 के साथ करा देंगे, HNO2, तो बाहर हमारा क्या निकलेगा, N2 निकल जाएगा और जल निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा, N2 बाहर में, माइनस का मतलब निकलना, H2O भी निकल जाएगा। जैसे निकलेगा तो आपका यहाँ से प्राप्त हो जाएगा CH3 CH2, यहाँ पे क्या हो जाएगा OH। देखिए ये प्राप्त होगा फाइनल आंसर। पहले हमको क्लोरीन जोड़ना है तो Cl कराएंगे, फिर KCN, हमको कार्बन की संख्या बढ़ाना है तो KCN से कराएंगे, फिर हम अपचयन करा देंगे, ये बन जाएगा। HNO2 से साथ करा देंगे तो हमारा एल्कोहल बन जाएगा। अब यहाँ से मेथेनॉल का हम PCl3 से कराएंगे तो मेथिल क्लोराइड, इसका KCN से कराएंगे तो मेथिल साइनाइड, फिर इसका अपचयन कराएंगे तो एथिल एमीन प्राइमरी एमीन, फिर उसके बाद HNO2 के साथ कराएंगे तो एथेनॉल, या हम कह सकते हैं इसको एथिल एल्कोहल, ये प्राप्त हो गया। अब यहाँ से दूसरा हमारा हो गया। तीसरा देखेंगे फिनाल से पिक्रिक अम्ल। फिनाल से क्या बनाना है हमको, पिक्रिक अम्ल। सबसे पहले आपको फिनाल का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। यहाँ से हमने फिनाल ये बना दिया, फिनाल का यहाँ पे लिखेंगे OH, और सिंपल से हम रिएजेंट देखेंगे, जो रिएजेंट काफी इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे लिखेंगे सांद्र HNO3 प्लस सांद्र H2SO4। उसके बाद देखेंगे इसको गर्म करेंगे, जैसे गर्म करेंगे तो यहाँ से हमारा प्राप्त हो जाएगा, ये हमारा प्राप्त हो जाएगा OH
NO2, यहाँ से NO2 और NO2, ये हमारा क्या है, पिक्रिक अम्ल का फॉर्मूला है। इसी को बोलते हैं पिक्रिक अम्ल। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे पिक्रिक अम्ल, ये रहा पिक्रिक अम्ल का। फिर उसके बाद देखेंगे ये हमारा क्या है, फिनॉल। फिनॉल से हमने क्या बनाया, यहाँ पे पिक्रिक अम्ल। आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो ये है रिएजेंट। रिएजेंट आपको पता होना चाहिए कि क्या बनाता है, तो इसकी वजह से आपका जो प्रोडक्ट होगा वो आपका बन जाएगा। तो या इसको हम बोल सकते हैं एक यहाँ पे 2 3 4 5 6 कार्बन हो गए। तो यह हम लिख सकते हैं 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। ये रहा हमारा स्ट्रक्चर जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।